Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ankita. In this video we are talking about chapter 3. ठीक है, चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ तो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो प्रीवियसली हम अपलोड कर चुके हैं, जो आपको मिल जाएगी चैनल पर. ठीक है, अब आपको पढ़ना है आगे के सेक्शंस. ठीक है, तो आगे के सेक्शंस 1 से लेकर के 7 तक हम कर चुके हैं. अब आता है 8. ठीक है, तो 8 को करने के लिए हम देखेंगे आगे से. ठीक है, तो चैप्टर 3 बात करता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, किस प्रकार से फॉर्म हो गए, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. अब हमें ये देखना है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे और इनकी पावर्स क्या होंगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमीशन शैल बी. तो इसमें कहा जा रहा है कि फंक्शंस और पावर्स वो होंगे जो नीचे ये सबसेक्शंस में बताए गए हैं. तो सबसेक्शन 1 कहता है कि इसमें इतने सारे क्लॉजेज हैं, ये सारे उनके फंक्शंस हैं. अब क्या है, तो क्लॉज ए बोलता है कि जो सीवीसी होगा, अब सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं सीवीसी. ठीक है, तो सीवीसी एक्सरसाइज करेगा अपनी सुपरिटेंडेंट पावर किसके ऊपर, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, जिसको हम सीबीआई भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इनके ऊपर अपनी सुपरिटेंडेंट की पावर क्या है, फंक्शन करेगा. अब किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों पर करेगा, तो उन इन्वेस्टिगेशंस पर जो कमिट हो रही हैं या जो की जा रही हैं फॉर दोज ऑफेंसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ऑफेंस बताए गए हैं. तो उनकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस की पावर किसके पास होगी, सीवीसी के पास. ठीक है, उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि ऐसे और ऑफेंसेस जहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसको स्पेसिफाई किया गया है अंडर सबसेक्शन 2. ठीक है, ये याद रखना, सबसेक्शन 2 कहाँ, इसमें कहा जा रहा है कि जो सीआरपीसी है, ठीक है, उसके अंडर में अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को चार्ज किया जा सकता है अंदर सेम ट्रायल, तो उन ऑफेंसेस के ऊपर भी सीवीसी अपना सुपरिटेंडेंस की पावर लागू कर सकती है. इसके बाद आता है हमारा क्लॉज बी. क्लॉज बी में कहा जाता है कि सीवीसी डायरेक्शन दे सकती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को, अब जिसको हम बोल सकते हैं सीबीआई को. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड to it under subsection 1 of section 4 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 में. सो बेसिकली यह कहा जा रहा है कि जो सीवीसी है वो डायरेक्शन दे सकती है किसको, सीबीआई को, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि उनको अपनी पावर्स जो हैं किस प्रकार से डिस्चार्ज करनी चाहिए, उनको किस प्रकार से उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए. ठीक है, इन शॉर्ट कहें तो डायरेक्शन दिया जा सकता है सीवीसी के द्वारा. इसके बाद प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है, देखिए प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि जब आप ये एक्सरसाइज अपनी इन्फोर्स कर रहे हो, जब एक्सरसाइज अपना इस पावर को कर रहे हो, सुपरिटेंडेंस की पावर को या फिर यहाँ पर डायरेक्शन देने की पावर को. ठीक है, तो जब आप ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो पावर को, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नहीं करोगे अपनी पावर को कि आप उनसे ये बोलो कि जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या केस को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसको एक पर्टिकुलर मैनर में ही करोगे. ठीक है, आप उनको मैनर नहीं बताओगे. इसके बाद आता है क्लॉज सी. क्लॉज सी में कहा जा रहा है इंक्वायर और कॉज इंक्वायर इन्वेस्टिगेशन, एक सेकेंड, इंक्वायर, कॉज एंड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो सीवीसी क्या कर सकता है, इंक्वायर करवा सकता है, कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है. ठीक है, अब कहाँ करवाएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई रेफरेंस मेड करे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि ये पर्टिकुलर जो पब्लिक सर्वेंट है इसके ऊपर मुझे शक है, और ये एम्प्लॉय है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, या फिर किसी कॉरपोरेशन का जो कि सेंट्रल एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश्ड है, गवर्नमेंट कंपनी का, सोसाइटी का, एनी लोकल अथॉरिटी का, जो कि ओन्ड या कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही पार्ट है. ठीक है, तो ऐसा अगर कोई रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेड आउट किया जाता है
और कहा जाता है कि हमें लग रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में ऐसे इस व्यक्ति ने, जो कि एम्प्लॉय है यहाँ पर, उसने कोई ऑफेंस किया है, या फिर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं सेम ट्रायल में अंडर CRPC। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति, उनको लगता है कि ऐसा व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर CVC उसके लिए इंक्वायर कर सकता है, इंक्वायरी करवा सकता है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लॉज T, जिसमें कहा जा रहा है सेम टू सेम ऊपर के जैसा ही है, इंक्वायरी कर सकता है, करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन बस एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर कि कोई कंप्लेंट हुई है किसके, ऐसे किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट में जो कि सबसेक्शन 2 में बताया गया है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको सबसेक्शन 2 में बताया गया। क्लॉज जो D है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पूरा जो सबसेक्शन 2 है वो इसी के अराउंड घूमता है। सो इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर में कोई ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसको सेम ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है, ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है उसके अगेंस्ट में, तो वहाँ पर इंक्वायरी करवाई जा सकती है, करी जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है बाय CVC। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ठीक है, E, रिव्यू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो CVC है ये रिव्यू कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को जो कि कंडक्ट किया जा रहा है बाय दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। ऐसा कोई ऑफेंस किया गया था जिसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था CBI के द्वारा, और ऑफेंस क्या था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई ऑफेंस था, या फिर पब्लिक सर्वेंट के ऐसे के द्वारा किया जा रहा था जिसको कि सेम ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है, ऐसे कोई ऑफेंस किया जा रहा था, तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस को रिव्यू किया जा सकता है CVC के द्वारा। इसके बाद आता है क्लॉज F। ठीक है, क्लॉज F में बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट में हमको प्रोसिक्यूशन लेकर के आना है, और प्रोसिक्यूशन लेकर के आने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट से सैंक्शन ले लें। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने के लिए क्या किया, एप्लीकेशन भेजा। अब वो एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग डला हुआ है, उस पर कुछ भी ना डिसाइड हो रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, तो अब इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, तो इसका पावर भी CVC को दिया हुआ है, और वो रिव्यू कर सकता है उस प्रोसेस को कि भाई जो एप्लीकेशन था उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लॉज G। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि CVC जो है वो एडवाइस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेशंस को जिनको अंडर सेंट्रल एक्ट, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ को, और सोसाइटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ जिनको ओन किया जा रहा है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और वो सारे मैटर्स पर, उन सभी चीज़ों पर जिनके द्वारा जो इन कंपनीज़, गवर्नमेंट, इन सभी के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाए ऐसे कोई मैटर, तो उनके ऊपर एडवाइस दी जा सकती है CVC के द्वारा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लॉज H। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CVC है, वो मॉनिटर करेगा कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब मेरा डिपार्टमेंट से क्या मतलब है, ये जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गई, जिनको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल एक्ट के अंडर में, गवर्नमेंट कंपनीज़, सोसाइटीज़, ये सारी जो भी हमारी अथॉरिटीज़ है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो CVC का काम क्या होगा, CVC इनको मॉनिटर करेगा। ठीक है, अब मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर ये करेगा कि भाई ये किस प्रकार से प्रिवेंट कर रहे हैं या किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं करप्शन को। लेकिन अब चीज़ क्या है यहाँ पर, CVC सारी चीज़ें तो करेगा, लेकिन CVC यहाँ पर एक चीज़ नहीं करेगा कि वो अगर गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी मैनर बता दिया है कि भाई कोई भी चीज़ इस मैनर में चलेगी, तो उसके इनकंसिस्टेंटली काम नहीं करेगा। मतलब गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो CVC आकर के अपना तरीका नहीं घुसेड़ेगा कि भाई तुम नहीं, गवर्नमेंट ने जो भी बोला है ठीक है, तुम मेरे हिसाब से करो, ये चीज़ नहीं होगी। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है द पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज D। तो जिन लोगों के बारे में हम क्लॉज D में बात कर रहे थे सबसेक्शन 1 के, वहाँ पर जो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे वो व्यक्ति कौन कौन होंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है क्लॉज A में
कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके सभी मेंबर्स, जैसे कि IAS हो गया, ठीक है, IPS हो गया, IFS हो गया, ये सारे प्रकार के व्यक्ति कौन हो गए? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि कहीं ना कहीं यूनियन के अफेयर्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप A के ऑफिसर्स हो गए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। और B में कहा जा रहा है वो लेवल के ऑफिसर्स जिनको सेंट्रल एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, या फिर ऐसे किसी भी अथॉरिटीज़ के अंदर जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है, उसके अंदर में ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो उनका अगर ग्रेड या उनका नाम नोटिफिकेशन में बता दिया गया है तो उनको समझा जाएगा ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में क्लॉज D में बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है, ऑल द पीपल हु ऑल आर कवर्ड अंडर दीज कॉरपोरेशंस, कंपनीज, वो सभी को माना जाएगा कि वो सारे के सारे क्लॉज D में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लॉज C। क्लॉज C में बात की जा रही है, देखिए, अगर कोई रेफरेंस मेड आउट किया जाता है बाय लोकपाल अंडर द सेक्शन 20 एंड सबसेक्शन 1, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है 2013 का, वहाँ पर देखा जाता है कि भाई ऐसा कोई लोकपाल ने रेफरेंस मेड आउट किया है, तो वहाँ पर क्या होगा? जो क्लॉज D में हम बात कर रहे थे उन व्यक्तियों में कौन कौन व्यक्ति इंक्लूड होगा? तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मेंबर होंगे ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की सर्विसेज का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वो लोग और वो अदर ऑफिशियल्स और लेवल ऑफ ऑफिसर्स और स्टाफ्स जो गवर्नमेंट की कंपनी, कॉरपोरेशन, सब जो सारी चीज़ें हमने ऊपर देखी थी, उन सभी के अंडर में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो अगर उसको नोटिफिकेशन के ज़रिए से बता दिया जाएगा, वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक सारे ही लोग इसमें शामिल होंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद आता है सेक्शन 8A, जिसमें बात की जा रही है एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू द पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, सब सेक्शन 1 में कह रहे हैं कि जो ग्रुप C, ग्रुप D के ऑफिशियल्स होते हैं, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर ये पाया जाता है कि उनके द्वारा कोई करप्शन किया जा रहा है और ऐसा कोई कार्य किया गया है जो करप्शन कहलाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और जैसे ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंक्लूड होगी और फाइंडिंग्स आएंगी उसके सामने, और वो डिस्क्लोज करेंगे कि भाई वहाँ पर करप्शन होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके अगेंस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि इसने करप्शन किया है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई उसको भी सुना जाए कि उसका क्या कहना है इस चीज़ पर, ठीक है। तो वहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा और उसको भी सुना जाएगा। जब ये पता चल जाए, प्राइमा फेसियरली ये पता चल जाए कि भाई वायलेशन हुआ है उनके रूल्स का जो कि करप्शन के लिए हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो वहाँ पर हमारे पास होंगे 3 तरीके, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉज A में कहा जाता है कि भाई हम फिर करवाएंगे क्या? इन्वेस्टिगेशन। प्राइमा फेसिया हमने इंक्वायरी तो करवा ली, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे विद एन एजेंसी। अब एजेंसी कौन हो सकती है? CIBI भी हो सकती है और कोई और भी एजेंसी हो सकती है। इसके द्वारा हमने इन्वेस्टिगेशन करवा ली। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी करवा सकते हैं, या फिर और कोई अदर अप्रोप्रिएट एक्शन हमें लगता है कि ये करवाना चाहिए तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद C में कहा जाता है जब पूरी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट में 46 के अंडर में हम मूव कर सकते हैं अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर में, अगर हमें लगता है कि भाई जो भी कंप्लेंट थी वो सच नहीं है, ठीक है, और जो प्रोसीडिंग है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, जिसमें कहा जा रहा है जिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में हम सबसेक्शन 1 में बात कर रहे थे वो कंप्लीट की जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज़। 90 दिन का पीरियड होगा हमारे पास उसको कंप्लीट करने के लिए, और अगर 90 दिन काफ़ी नहीं होते हैं तो जो रीज़न्स होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा इन राइटिंग और फर्दर पीरियड दिया जाएगा ऑफ 90 डेज़, मतलब प्लस 90 डेज़ और दिए जा सकते हैं। अभी 90 डेज़ कब से होंगे? जब से वो कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट की रिसिप्ट आई थी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 8B, जिसमें बात की जा रही है एक्शंस
ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट। सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है अगर कमीशन डिसाइड कर लेता है कि भाई उसे इन्वेस्टिगेशन करवानी है अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8A, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चल गया होगा कि हाँ कुछ चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है करप्शन हुआ हो, तो वहाँ पर करवाई जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो वहाँ पर डायरेक्ट किया जाएगा किसी भी एजेंसी को, जिसमें इंक्लूड किया जा सकता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट CBI, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। और इस इन्वेस्टिगेशन को विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट करना होगा। अब ये 6 मंथ कब से, जब से वो ऑर्डर आया है, और सबमिट करना होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को और फाइंडिंग्स को, किसको, कमीशन को, मतलब CVC के पास आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इसके बाद प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि अगर कमीशन को लगता है कि भाई ज़रूरत है और कहा जाता है कि भाई हमें ना थोड़ा सा और पीरियड चाहिए, तो फर्दर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि 6 मंथ्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब 6 मंथ्स के लिए हम एक्सटेंड करेंगे तो राइटिंग में हम रिकॉर्ड भी करेंगे उसके रीजंस। इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है, देखिए कि CRPC के 173 में कुछ भी दिया हुआ हो उसको आप साइड रख दो, ठीक है। कोई भी एजेंसी जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी भी केस के लिए जो कि कमीशन के द्वारा उसको रेफ़र किया गया है, तो वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कमीशन को भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है सबसेक्शन 3 में कि कमीशन जो है वो कंसिडर करेगा हर एक रिपोर्ट को जो उसको रिसीव हुई है बाय एजेंसीज, और डिसाइड करेगा कि भाई चार्जशीट फाइल करनी है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है स्पेशल कोर्ट के सामने उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। और B में कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी शुरू की जा सकती है, या फिर कोई अदर अप्रोप्रिएट एक्शन ऐसा लगता है कि हमें वो करना चाहिए तो वो भी किया जाएगा। किसके द्वारा, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो वहाँ पर कॉम्पिटेंट है करने के लिए।